नमस्कार दोस्तों, देखिए आज के वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM जिसको बोलते हैं वो वाला टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। ये जो एक टॉपिक है वो आपके ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं वाले में भी है और ये आपका आजीविका वाले में भी है। ठीक है, तो इसको वैसे तो मुझे आजीविका वाले में पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैं इसको दोनों को एक ही में कवर कर रहा हूँ। आपका आजीविका वाले टॉपिक से भी ये योजना कवर हो जाएगा, उसमें डिटेल में है, इसमें शॉर्ट में पढ़ाना था, लेकिन मैं इसको पूरा एक कवर कर दे रहा हूँ तो आपका आजीविका के लिए भी ये काम आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ उसमें कॉमन है। राष्ट्रीय ग्रामीण बस उसमें लिखा हुआ है, उसके टॉपिक में राष्ट्रीय आजीविका मिशन लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना आप, मैं दोनों को साथ में लेके इसको कवर करवा रहा हूँ जिससे आप लोग का दोनों चीज़ें आप लोगों की कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का जो वीडियो है ये बहुत बड़ी योजना है ना। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रावधान हैं इसके, मैं सब चीज़ आपको बताता चलूँगा। आप लोग अपने कॉपी में नोट करते चलिए। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग जो नोट्स बना रहे हैं उस नोट्स में मैंने पहले भी बताया था कि जो भी नोट्स बना रहे हैं उसमें अगर आप लोगों का कोई भी टॉपिक जो होता है ख़त्म होता है, अगर एक पेज के 1/4 हिस्से में भी वो टॉपिक ख़त्म हो रहा है या आधे हिस्से में, वो पेज को पूरा छोड़ देना और नया टॉपिक नए पेज से स्टार्ट करना है। कोई भी योजना आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो उस योजना में जगह छोड़ते हुए चलना है आप लोगों को, ताकि जो मैं अब फ्यूचर में अगर कोई डाटा मिलता है तो उस डाटा को उसमें अपडेट करवा सकूं। एक जगह इसका सोर्स नहीं है, एक ठो बुक इसका नहीं है, आप लोग खुद जानते हैं इस बात को। मैं अलग अलग सोर्सेज से इसको कलेक्ट करके कंपाइल करके आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंपाइलेशन में थोड़ा सा संभावना रहता है कि कहीं पे गलत और मतलब कि मिस्टेक ना हो जाए, वैसे मैं ऑथेंटिक सोर्स को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक, तो और दूसरा क्या है, एक तो गलती की थोड़ी सी संभावना रहती है, दूसरी क्या है कि अपडेट करना पड़ते रहता है। ठीक है ना, तो आपको हो सकता है मैं कुछ दिन बाद कोई आंकड़ा बताऊं, कहीं से डाटा मुझे मिले तो मैं आपको अपडेट करवाऊं, तो उसके लिए आपके पास स्पेस होना चाहिए, तो आप स्पेस छोड़ते हुए चलिए। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि मैंने पोल जनरेट किया था एक, ठीक है, कि आप लोगों को पंचायती राज से संबंधित चीज़ें शुरू करने के आप लोग इच्छुक हैं या नहीं, क्योंकि 30 नंबर का ईडीओ में जो है वो बहुत ज़्यादा वेटेज है। पीएससी के जितने एग्जाम्स आते हैं, व्यापम के जितने भी एग्जाम्स, हॉस्टल वार्डन है, एडीओ है, आरआई है, जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें उसका अच्छा खासा वेटेज रहता है पंचायती राज व्यवस्था का। तो वो आप लोगों को, और एडीओ में तो बहुत ज़्यादा है, 30 नंबर मतलब बहुत होता है, तो आप लोगों को वो पढ़ने के आप लोग इच्छुक हैं क्या करके, तो 80-90% लोगों ने उसको इच्छा जताई है उसको पढ़ने की। तो मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मंडे से आप लोगों की जो सुबह वाली क्लास है 10 से 11 बजे के बीच जो अपलोड होती है वो पंचायती राज व्यवस्था की एक क्लास आएगी, और रात जो शाम वाली क्लास है उसमें ये जो रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का सही समय पर कवर हो जाएगा। ये जो आपका एग्जाम है अभी तो 1-1.5 महीने तक आपका व्यापम का जो भर्ती प्रक्रिया है, जो इंट्रेंस एग्जाम है वो लेने वाली है व्यापम, उसके बाद इसकी वैकेंसी निकलेगी। ठीक है, तो नोटिफिकेशन निकलने के बाद आप लोग के पास 40 दिन का टाइम रहेगा अप्रॉक्स। ठीक है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि बहुत जल्दी है एग्जाम, इतनी हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। ये भी नहीं कह सकते कि बहुत टाइम है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको धीरे धीरे करके, कोई भी चीज़ को दवाई सिप करके ही पिया जाता है, धीरे धीरे करके ही पिया जाता है, तो फिर दवाई अच्छे से काम करती है। आप एक साथ पिएंगे तो काम नहीं करेगा। आप अगर सब चीज़ों को एक साथ कवर करना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो आप लोग धीरे धीरे करके, मैं जैसे कवर करवाते जा रहा हूँ जिन चीज़ों को, उसको कंपाइल करते चलिए, नोट करते चलिए, ताकि आप लोग लास्ट के 10 से 15 दिन में वीडियो देखने वाला काम मत रहे, सिर्फ रिवीजन करने वाला काम रहे। उस टाइम पे आपको सिर्फ रिवीजन करना है, तो वो चीज़ें आप लोग को पहले से करके चलनी पड़ेगी। तो जो लोग सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी एग्जाम है, ज़्यादा टाइम नहीं है, ऐसा भी नहीं है, सफिशिएंट टाइम होता है 3 महीने का अप्रॉक्स अगर टाइम है तो। और बहुत तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि बहुत देरी से है एग्जाम तो अभी नहीं पढ़ते, उन लोग को भी दिक्कत में हो जाएंगे। तो आप लोग धीरे धीरे करके उसको जैसे बताते जा रहा हूँ उस पैटर्न पे फॉलो करते चलिए। ठीक है, अब देखो जो पिछला योजना था एक, जिसको मैं बताया था पिन कमेंट में, इसको थोड़ा सा मैं बताया था इस चीज़ों को पिछले वीडियो के, इसमें जो इंदिरा आवास योजना है उससे संबंधित। देखिए, इंदिरा आवास योजना में क्या था कि जब देश आज़ाद हुआ तब उसके बाद 1957 में सार्वजनिक आवास कार्यक्रम लाया गया, जो रिफ्यूजीज़ हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए हैं उन लोगों को आवास प्रोवाइड कराने के लिए। उसके बाद 1980 में क्या किया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम लॉन्च किया गया। इसके तहत भी क्या कराया गया लोगों को, क्या ये भी आवास कार्यक्रम था, एक तरीके का नाम रोजगार कार्यक्रम है, लेकिन इसके तहत भी आवास उपलब्ध कराया जा रहा था। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम लॉन्च किया गया 1983। इसके तहत ST SC और BPL परिवारों को, जो बंधुआ मजदूर है, वो लोग को भी क्या किया जा रहा था, ये भी एक तरीके से आवास योजना की शुरुआत यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हो चुकी थी इन योजनाओं के तहत। ये ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत ही
एक उप योजना के, इसी के अंडर में एक उप योजना के तहत क्या किया गया, जून 1985 में इंदिरा आवास योजना को चालू किया गया था सबसे पहले। इसके ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की उप योजना के रूप में जून 1985 में इंदिरा आवास योजना को सबसे पहले शुरुआत किया गया था, इसकी नींव रखी गई थी। लेकिन बाद में 1 जनवरी 1996 को इसको स्वतंत्र योजना कर दिया गया, इस योजना के अलग कर दिया गया इसको, और एक इंडिपेंडेंट योजना बना दी गई इसकी पॉलिसी में थोड़ा बहुत चेंज करके। तो 1 जनवरी 1996 को इसकी स्वतंत्र योजना कर दी गई। तो मैं ये बताया था आप लोगों को कि 1 जनवरी 1996 को ये चालू हुई थी, तो मेरा बोलने का मतलब था कि ये इंडिपेंडेंटली स्टार्ट हुई थी वहां पर। तो अगर आपको मेंशन करके अगर पूछे कि इंदिरा आवास योजना स्वतंत्र योजना के रूप में कब सामने आई, तब 1 जनवरी 1996 लगाना है। लेकिन अगर सिर्फ आपको कुछ नहीं दिया और बोले कि इंदिरा आवास योजना शुरुआत कब से हुई थी, तो जून 1985। ये ध्यान रखना, ये पिन कमेंट में सुधरवा दिया था, इसीलिए बोल रहा हूँ कि पिन कमेंट आप लोग थोड़ा देखा करिए, ठीक। तो ये गलत नहीं था, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ के चलना, चीज़ों को समझ के चलो, ठीक। तो अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, फुल फॉर्म लिख लेना। छत्तीसगढ़ में इसको बिहान के नाम से जाना जाता है। 1999 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना इंट्रोड्यूस की गई। ग्रामीण स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना क्या है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, अलग से इसको बताऊंगा। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना भी एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक योजना थी। इसमें भी स्व सहायता समूहों को पंजीकृत किया जाता था। स्व सहायता समूह क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, अपन देखने वाले हैं, आगे देखेंगे, मैं बताऊंगा आप लोगों को। स्व सहायता समूहों को इसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया जाता था। उनकी गरीबी दूर करने और उनको आत्मनिर्भर बनाने या सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए इस योजना के तहत उनको फंड दिया जाता था, पैसा दिया जाता था, ऋण दिया जाता था। उसमें छूट के साथ ऋण दिया जाता था और कम सब्सिडी पर, कम मतलब कि कम ब्याज दर पर उनको ऋण उपलब्ध कराया जाता था। लेकिन ये जो योजना है उसको पुनर्गठित करके 2011 में NRLM की शुरुआत की गई, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसका पुनर्गठन किया गया और इस समय क्या किया गया, NRLM की शुरुआत की गई, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की, इसको खत्म करके, पुनर्गठन करके, ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 अप्रैल 2013 से हुई थी। इसी योजना को क्या नाम दे दिया गया, बिहान नाम दे दिया गया। छत्तीसगढ़ में कहा जाता है बिहान। 1 अप्रैल 2013 से, ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2016 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय इसके नाम के सामने जोड़ दिया गया, अंत्योदय योजना। तो DAY इसका मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना, और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन तो पहले से चल रहा था। तो 2016 में क्या कर दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय इसके सामने नाम जोड़ दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कर दिया गया इसका नाम। इस योजना को भी थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक। इसके लिए फंड प्रोवाइड कराया जाता है वर्ल्ड बैंक से, और ये जो योजना है इसका संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय केंद्र सरकार करती है, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग को एक हिस्ट्री बैकग्राउंड, कैसे स्टार्ट हुआ ये योजना, समझ में आया आप लोगों को, ठीक। अब देखते हैं उद्देश्य क्या है इसका। सबसे पहले उद्देश्य जानने से पहले स्व सहायता समूह को समझ लेना जरूरी है। स्व सहायता समूह क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब अपने रूप से इंडिपेंडेंट ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए गांव में कुछ महिलाएं जो रहती हैं वो एक ग्रुप बनाएंगी, ग्रुप बनाती हैं, मिनिमम 10 मैक्सिमम 20 महिलाओं का एक समूह होता है, जिसमें आय की असमानता नहीं रहती, आय समान रहता है। एक समान मतलब एक गरीब महिला है, एक अमीर महिला है, ऐसा नहीं रहेगी, सबका आय समान रहेगा। वो सब मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में वो लोग एक बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और उस बैंक अकाउंट में कुछ कुछ पैसा जमा करते हैं। अब जो उस बैंक अकाउंट का साख होगा, मतलब जितना पैसा उस बैंक अकाउंट में जमा होगा, उस बैंक अकाउंट के पैसे के हिसाब से वो लोग को गवर्नमेंट क्या करती है, फंड प्रोवाइड करती है, जिसको हम लोग आगे डिटेल में देखने वाले हैं। एक ओवरव्यू बता दिया आप लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। तो वो पैसा जमा करते हैं उसमें, उसके हिसाब से वो लोग को ऋण उपलब्ध करता है। तो जैसे कि ऋण उपलब्ध हो गया वो लोग को, तो वो लोग उस पैसे से क्या कर सकते हैं, छोटा मोटा स्टार्टअप चालू कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं। और वही बनाना इस योजना का मोटिव है, इसका मुख्य उद्देश्य है। पहला आत्मनिर्भर बनाना, दूसरा एकदम पॉइंट उंगली पे याद रखो एकदम, इसको 7 पॉइंट को ड्राफ्ट कर रहा हूं मैं, 3 मेन फीचर्स। आत्मनिर्भर बनाना, नंबर 1 गरीबी दूर करना, रोजगार उपलब्ध कराना, खत्म, यही मेन उद्देश्य है इसका, और फाइनेंस प्रोवाइड करना, ठीक। तो अब इसको 3-4 चीज जो मैं बताया उसको अच्छे से याद रखना। अब इसको ध्यान रखना, ये पहला वही है, ग्रामीण क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना। भाई उनको फंड प्रोवाइड कराया जाएगा, ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, तो छोटा मोटा स्टार्टअप चालू कर सकते हैं, उसके हिसाब से वो लोग क्या बन जाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, और नाम ही सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो लोग का। तो ग्रामीण क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना, वो डिपेंड ना रहे। दूसरा प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन, उनको स्किल सिखाया जाता है इस योजना के माध्यम से। देखिए ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर रहते हैं इसमें, और वो लोग क्या करते हैं, स्किल सिखाया जाता है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे डिटेल में भी उसको। तो
प्रशिक्षण दिया जाता है वो लोग को, और कौशल उन्नयन, उनको स्किल का डेवलप किया जाता है उनके, ताकि वो लोग क्या कर सकें, उस स्किल का यूज़ जो है वो रोजगार प्राप्त करने में कर सकें। तीसरा, वित्तीय समावेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, उद्देश्य। वित्तीय समावेश का मतलब क्या होता है, उनको फंड प्रोवाइड करना, उससे क्या होगा, एक फाइनेंस प्रोवाइड होगा वो लोग को, वित्त मतलब पैसा प्रोवाइड होगा, और उससे क्या होगा, वो लोग मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे, उस पैसे के थ्रू कुछ काम करके, कुछ स्टार्टअप चालू करके, कुछ रोजगार करके, स्किल सीख के क्या करेंगे, वो लोग मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे, तो उनका वित्तीय समावेशन होगा, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होगा उनका, वही वित्तीय समावेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराया जाना, मतलब कि आप लोकल लेवल पे, गांव लेवल पे आप उनको रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वही है स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराना। इसके बाद नेक्स्ट है, ग्रामीण गरीब परिवार की वार्षिक आय में मिनिमम 1 लाख से अधिक की वृद्धि करना। ठीक है, ग्रामीण जो गरीब परिवार है उसका आय में, पूरा साल के आय में ना, लगभग कम से कम 1 लाख की वृद्धि करना भी इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं, गाँव से शहर की ओर पलायन रोकना। देखिए, शहर में क्या है, लोग क्यों जाते हैं गांव से शहर की ओर, कोरोना में आप देखोगे पूरे शहर से सब लोग गांव की ओर वापस आए, सब लोग शहर जाते ही क्यों हैं, शहर में क्या रहता है, इंडस्ट्रीज रहते हैं, फैक्ट्रीज रहते हैं, जो छोटी मोटी स्किल्स रहती है उसको गांव में उतनी तवज्जो नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है, क्योंकि वहां पर गांव में लोगों के पास पैसा नहीं है, शहर में लोगों के पास पैसा है। आप एक कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आपके पास स्किल है, एक पेंटिंग बनाओ, आप एक पेंटिंग को गांव में जाके बेचोगे तो 100 रुपये में नहीं बिकेगा, वही पेंटिंग आप शहर में बेचोगे तो 2000 रुपये 3000 रुपये में बिक जाएगा। तो क्यों, क्योंकि शहर वालों में पैसा है, गाँव में पैसा नहीं है। तो गांव से शहर की ओर पलायन होता है, एक तो रोजगार के लिए, पैसा के लिए, और आपके स्किल को सही मूल्य मिल सके, इसके लिए क्या करते हैं, गांव से शहर की ओर लोगों का पलायन हो रहा है, तो उसी पलायन को रोकना भी इसका एक उद्देश्य रखा गया था। सातवां, गरीबी दूर करना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रोजगार उपलब्ध करा दोगे आप, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बना दोगे तो उनकी गरीबी तो दूर हो ही जाएगी, स्टार्टअप स्टार्ट कर लेंगे, कुछ काम कर लेंगे तो एक गरीबी दूर करना इसका उद्देश्य था। 7 उद्देश्य याद रखना, इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, कुछ है भी नहीं इसके बाद। ठीक, और 3 जो बताएं उसको अच्छे से याद रखना। और देखिए, NRLM में स्व सहायता समूह व संघीय सहायता के माध्यम से 600 जिले, 6769 ब्लॉक, 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6 लाख स्कूल और 7 करोड़ BPL परिवारों को जोड़ा गया है। ये एक डाटा है एक तरीके का ग्रामीण विकास मंत्रालय का। देखिए, ये जो डाटा है जरूरी नहीं कि आएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरा काम है एज अ ट्यूटर, एज अ टीचर, एज अ कोच, एज अ गाइड, आप जो भी समझना चाहें, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग को सभी चीज़ों से, किसी भी टॉपिक के या किसी भी चीज़ के सब पहलुओं से अवगत करवाऊँ। डिसीजन आपको लेना है आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, कि आपकी कैपेसिटी किसी चीज़ को याद करने की, याद रखने की कितनी है। ठीक है, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है सब चीज़ों को आप लोग को बताना, ठीक, और ये बताना कि पिछले पेपर्स का एनालिसिस करके कि भाई क्या चीज़ें आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने एक्सपीरियंस को आपको साथ शेयर कर सकता हूँ मैं कि कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्या चीज़ें, जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न रहा है वो कैसा रहा है। अब उसको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो तो पूरा तरीके से फाइनल डिसीजन आप लोग का ही रहेगा। बहुत सारी चीज़ें आप लोग को ऐसी लग रही होगी पिछले के वीडियोज़ में कि ये डाटा तो आएगा नहीं, न भी आए, ऐसा हो सकता है। डाटा जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको बताऊं, मैं पूरी चीज़ें बताऊं जब बता रहा हूं, तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें मैं बताते चलता हूं। ठीक है, नोट कर लेना, ठीक, और उतना ही पढ़ना जितना आप लोग की कैपेसिटी हो, जितना याद कर सकते हो आप लोग, जितना लास्ट समय में रिवीजन करके जा सकते हो उतना ही पढ़ना। एक चीज़ कम भले पढ़ो, लिमिटेशन में भले पढ़ो, लेकिन बार बार उसको रिवाइज करना है आपको। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अभी पढ़ते चल रहे हैं, बहुत डीप में आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन फाइनल टाइम पे जब रिवीजन करने का टाइम आएगा और रिवीजन नहीं कर पाओगे उन चीज़ों को, तो पेपर में कोई मतलब नहीं है, याद ही नहीं आएगा। तो इसलिए उतनी चीज़ों को पढ़ो जितना पढ़ सकते हो। डाटा के पीछे ज़्यादा मत भागना। बेसिक कंसेप्ट पहले याद रखना, चालू कब से हुआ है, उद्देश्य क्या है, पात्रता कब है, बीच बीच में जो पेज है जो मैं बताते चल रहा हूँ वो चीज़ को याद रखना अच्छे से। ठीक, ये हो गया आपका स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसके बारे में मैं आपको बता ही दिया अभी, इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। समान आय वाली महिलाओं को ही क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि देखिए, अगर समान आय वाली महिलाओं को नहीं जोड़ा जाएगा तो एक महिला अगर अमीर है, एक महिला गरीब है, तो उसमें क्या होगा, इन लोग आपसी सहमति से अपने ग्रुप में सब डिसीजन लेते हैं। और 3 जो पदाधिकारी की नियुक्ति होती है, सचिव, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष, वो लोग क्या करते हैं, इन 3 अधिकारियों की नियुक्ति आपसी सहमति से करते हैं, वोटिंग करके। तो अगर कहीं आय में असमानता रहेगी तो एक मेंटल, सोशल और इकोनॉमिकल, भाई कोई लोगों की दोस्ती इसीलिए जमती है, कोऑर्डिनेशन दोनों लोगों के बीच इसीलिए हो पाता है क्योंकि दोनों के बीच सोशल, आप लोग को दोस्त भी बनाते होंगे तो कैसे बता, सोशल, इकोनॉमिकल, यानी सोशल और फाइनेंशियल दोनों मामले में समान रहते हैं, वो लोग अच्छे दोस्ती निभती है, अच्छी कोऑर्डिनेशन हो पाता है दो लोगों के बीच। उसी तरीके से ये लोग भी हैं,
अगर एक ज़्यादा पैसे वाले हैं, एक कम पैसे वाली है जो महिला है, वो ज़्यादा पैसे वाली कम पैसे वाली का सुनेगी ही नहीं, तो उसमें क्या हो जाएगा, दिक्कत वाली बात रहेगी। इसलिए क्या कर देते हैं, आय को समान रखा जाता है। 10 से 20 लोगों का मिनिमम 10 मैक्सिमम 20 लोगों का ग्रुप रहता है। नेक्स्ट देखते हैं 3 जो रहेंगे पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष क्या रहता है, जो आय व्यय का लेखा जोखा रखता है उसको कोषाध्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष की नियुक्ति आपसी सहमति से ये लोग कोऑर्डिनेट करके करते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी के हिसाब से इन लोगों का एक बैंक खाता खोला जाता है। तो अब उसमें क्या होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक बैंक खाता होता है। वो 15 जैसे कि महिलाएं हैं, मान लो जाए हम लोग 15 देख लेते हैं। 15 महिलाओं में कोई भी एक महिला के नाम पे आपसी सहमति से उस महिला को चुना जाएगा। अमुक महिला के नाम पे बैंक खाता रहेगा करके, उसके नाम पे बैंक खाता रहता है। इसी बैंक खाते में वो लोग पैसा जमा करते हैं और पैसा जमा करने के बाद जितना उस बैंक खाते का शाख रहता है, शाख का मतलब उसका अमाउंट, उसके हिसाब से वो लोग को क्या मिलता है, लोन मिलता है। इसके हम लोग आगे देखेंगे कैसे कैसे प्रावधान है उसको। ठीक है, उसमें जितना पैसा रहेगा उसके हिसाब से गवर्नमेंट क्या करती है, उनको लोन प्रोवाइड कराती है। इस योजना के तहत जमा को आधार मानकर NRLM बैंक लिंकेज सीमा निर्धारित करती है। बैंक लिंकेज क्या है अपन देखेंगे। अब ये जो पैसा प्रोवाइड करती है, वो पैसा में क्या होता है, जो ऋण रहता है, ऋण प्रोवाइड करती है, लोन देती है, उस लोन में सब्सिडी देती है, बहुत सारी छूट देती है, क्योंकि तो इसका योजना का उद्देश्य ही ना ग्रामीण को उत्थान करना, आत्मनिर्भर बनाना। इसमें छूट देगी तब तो बनेंगे। छूट देती है, सब्सिडी बहुत सारी देती है और ब्याज दर जो रहता है वो बहुत कम रहता है। तो इसका ये जो है एक पॉइंट है, इसको याद रखना। बैंक लिंकेज क्या होता है, उचित ब्याज दर पर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराना ही बैंक लिंकेज कहलाता है। एक फिक्स्ड अमाउंट में, कम अमाउंट में एक ऋण पर क्या करना, ऋण उपलब्ध कराना एक फिक्स्ड ब्याज दर पे। ठीक, ये क्या कहलाता है, बैंक लिंकेज कहलाता है। बैंक से लिंक हो जाते हैं मतलब। ठीक है, ठीक है। देखिए अब इसमें पात्रता क्या है उसको देख लेते हैं। इसके लिए बैंक लिंकेज के लिए पात्र कौन कौन होंगे उसको देख लेते हैं। पहला, समूह पंचसूत्र का पालन कर रहा हो। पंचसूत्र क्या होता है, कोई भी जो ग्रुप होता है उसका सिद्धांत होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको स्व सहायता समूह कहते हैं, उसके भी अपने सिद्धांत हैं। तो 5 सिद्धांत हैं इसके, जो हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। 5 सिद्धांत को आप लोग को ध्यान रखने का ना, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो इस पंचसूत्र जो 5 सिद्धांत है उसका उल्लंघन ना करते हो, वो 3 माह से पालन कर रहे हो उसका मिनिमम, तो ये ध्यान रखना समूह क्या कर रहा है, पंचसूत्र का पालन कर रहा हो। नेक्स्ट क्या है, कोष का 4 से 8 गुना या 50,000 जो अधिक हो वो 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। ठीक है, जो मतलब जो भी फंड इकट्ठा किए हैं उसका 4 से 8 गुना या फिर 50,000, दोनों में से जो अधिक होगा वो मिलेगा। 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, जैसे कि 50,000 मिल रहा है तो 25,000 करके मिलेगा। थर्ड देखते हैं, मौजूदा कोष वह आगामी 12 महीने की प्रस्तावित बचत। प्रस्तावित बचत मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप जो रहता है वो तो खुद का अभी का कोष का जानकारी देगा ही, अभी उसके फंड में कितना है, ये भी जानकारी देगा कि आगे 12 महीने में हम लोग इतना पैसा और इकट्ठा कर सकते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रस्तावित बचत। तो उसका 5 से 10 गुना या 1 लाख रुपए जो ज़्यादा होगा वो भी उतना अमाउंट भी क्या किया जाएगा, वो लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा, है ना। मौजूदा कोष एवं 12 महीनों की प्रस्तावित बचत का 5 से 10 गुना, है ना, या 1 लाख जो ज़्यादा होगा वो जो है वो लोग को उतना फंड जो रहता है वो उन लोग को इसके माध्यम से, बैंक लिंकेज के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना आप लोग। तो ये हो गया आपका जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का। आज तो लगभग इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसके कुछ कुछ चीज़ों को और हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा योजना है, 2 से 3 वीडियो इसका आएगा पूरा, तो इसको मैं आपको डिटेल में कवर करवा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होते हैं, इसको आप लोग अच्छे से नोट करते चलिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए मंडे से जो है वो पंचायती राज व्यवस्था की क्लासेस स्टार्ट होगी, जो मॉर्निंग है वहाँ मॉर्निंग में 10 से 11 के बीच, उसको ध्यान रखना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।